हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिलर्स इस टॉपिक के साथ में। हम मेक श्योर करेंगे कि इस टॉपिक को हम बेसिक लेवल से शुरू करें और फिर एडवांस लेवल तक लेकर जाएं, बिकॉज वी नो कि हम सिर्फ अभी प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि हम सबको पता है भाई, एक बार प्रीलिम का रिजल्ट आ जाने के बाद जो मेंस के लिए प्रिपरेशन का टाइम स्पेन होता है वो बहुत ही कम होता है। प्रोबेबली इट इज समवेयर अराउंड 30 days, है कि नहीं? मोर और लेस आसपास ही रहता है। तो आप तब उस टाइम पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, ये पढ़ोगे या फिर जो नए सब्जेक्ट्स और मेंस के पेपर में ऐड होते हैं उनको पढ़ोगे, राइट? तो ये सिचुएशन उस टाइम पे आपके सामने अराइज ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम के लेवल का क्वेश्चन भी आपको अभी पढ़ाया जाए और मेंस की भी तैयारी आपको अभी से हम करवा सके। डन? तो डरना नहीं है। फिलर्स के क्वेश्चन हमने दोनों टाइप के यहाँ पर ऐड करे हुए हैं, बेसिक लेवल के भी और एडवांस लेवल के लिए भी। और कैसे टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामर के ट्रिक्स अप्लाई हो सकते हैं, कंसेप्ट वाले कैसे क्वेश्चंस अप्लाई हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। भाई अनअकैडमी ने काफ़ी सारे टॉप एजुकेटर्स जो है उनके बैचेस शुरू करे हैं। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करना चाहते हो तो नाउ इज द टाइम यू कैन ऑप्ट फॉर एनी बैच ऑफ दीज एजुकेटर्स। उसके बाद अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों माना जाता है, तो भाई यहाँ पर उन्होंने रीजंस दे रखे हैं। आपको 30+ बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, ऊपर से एवरी आवर 20 आवर्स ऑफ कंटेंट ऐड होता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ छूटे ना जो आपके एग्जाम में आ सकती है। दैट्स द रीज़न वी कीप अपडेटिंग आवर कंटेंट, वो भी एवरी आवर। ठीक है, उसके बाद आपको 70+ एजुकेटर से पढ़ने मिलता है। अगर यहाँ नहीं जम रहा तो किसी और एजुकेटर से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 40,000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप अगर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको ग्रिल करना है, बेहतर होना है उनमें, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आपको 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? आपको क्वेश्चंस लगाकर उन कंसेप्ट को दिमाग में बिठाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? दैट्स द रीज़न इतना सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल करा है। दैट्स द रीज़न ऑलमोस्ट 98% of the aspirants trust an academy with their preparation, and they have opted for subscription of various batches. If you want to subscribe to any batch, do not worry, I can provide you discount as well। FV10 लगा देना, 10% डिस्काउंट उधर आपको हो जाएगा। डन? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। ये बेस्ट एजुकेटर्स के नाम है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। यू कैन गो थ्रू देम, यू कैन ब्राउज थ्रू देम एंड चूज विच एवर सब्जेक्ट और विच एवर एजुकेटर यू वांट टू लर्न फ्रॉम। ठीक है, एक एक्सेलरेटर बैच शुरू हुआ है एसबीआई क्लर्क के लिए। 2021 की जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट। फिर एक रणविजय सीईटी 2021 के लिए शुरू करा है। तो गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द एजुकेटर्स, गो फॉर इट इफ यू थिंक इट इज सूटेबल फॉर यू। फिर स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेस है भाई, ये और बैचेस यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एसबीआई पीओ को और आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए ये बैच शुरू करा गया है। फाउंडेशन बैच है एसबीआई एग्जाम के लिए। आपको एसबीआई इस साल देना है, नेक्स्ट ईयर देना है, तो आप इस फाउंडेशन बैच को भी ऑप्ट कर सकते हो, ताकि हर एक कंसेप्ट बाय द टाइम आपका एग्जाम अप्रोच हो एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज दिस गुरुकुल बैच। फिर है रैंकर्स बैच फॉर एसबीआई क्लर्क 2021। उसके बाद है भाई अनअकैडमी कॉम्बैट, एवरी संडे होता है। टेस्ट के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, वेरी फर्स्ट थिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू स्कोर इफ यू आर इन दिस रैंकिंग, आप फर्स्ट से 500 के बीच में कहीं पे भी अगर रैंक करते हो, तो यू हैव अमेजिंग स्कॉलरशिप गाइज, यू हैव अमेजिंग स्कॉलरशिप वेटिंग फॉर यू। सो व्हाई नॉट थोड़ा सा टाइम निकाल के इस एग्जाम को लिख ले।
है कि नहीं भाई? चलो, तो जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी कॉम्बैट नहीं लिखा है, मेक श्योर संडे थोड़ा सा अपन टाइम निकाल ले और ये एग्जाम लिख दे ताकि अच्छी खासी स्कॉलरशिप अपन को मिल जाए, राइट? ठीक है। अगर आपको कोई कोड पूछे कि भाई एंटर होने के टाइम पे कोई भी कोड वो लोग मांगे, यूजर कोड या कोई भी कोड, इनवाइट कोड, कुछ भी कोड मांगे, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग FV10 फॉर दैट, ठीक है? चलो, अब आ जाओ, ये है बैंक अल्टीमेट टेस्ट ऑफर। अगर टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदनी है, मॉक टेस्ट खरीदने हैं, तो ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सो मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो फॉर इट नाउ। नेक्स्ट इज स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर। ये ऑफर स्पेशली किसके लिए है? RBI या नाबार्ड फेज 2 सब्सक्रिप्शन विद बैंक एग्जाम्स कॉम्बो। तो भाई एक बार चेक कर लीजिएगा, इफ यू थिंक दिस इज सूटेबल, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड FV10 एंड गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि भाई अगर सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का हो, 6 महीने का हो या फिर 2 साल का हो, यू कैन गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज भाई एक चीज तो क्लियर है, हम कितना भी पढ़ा दे, हम कितना भी सिखा दे, आपका अल्टीमेट जो मार्क्स आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो पार्शियली या मेजरली डिपेंड करेगा आपकी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है? दैट्स द रीजन अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू विद फ्री टेस्ट सीरीज। सो गो थ्रू देम एंड उनको लिखिएगा जरूर, ठीक है? चलो आ जाओ, ऑल सेट, वी नो एवरीथिंग अबाउट एन अकेडमी नाउ एंड व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन दिस प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट क्रैकिंग इट नाउ। बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। कुछ पिलर्स हमने यहाँ पर रखे हैं। पहला क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देंगे सो दैट यू कैन सॉल्व इट, उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, अब जब मैं फिलर्स की बात करती हूँ तो मुझे पता है, या तो मुझे पहले आंसर पता होना चाहिए। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, पेन वाइट दिखेगा इसके ऊपर, विल टेक वाइट कलर, ठीक है? भाई जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो अगर मुझे पढ़ के करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड। देन फिलर्स को डायरेक्टली समझ में आ रहा है यही ऑप्शन है, तो गो फॉर इट, डू नॉट हेजिटेट। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि भाई हमें लग रहा है 3 से 4 ऑप्शंस सही है, और कभी कभार नहीं होता है, ज्यादातर यही होता है कि नहीं? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट एलिमिनेटिंग। एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। एलिमिनेट करना शुरू किया, ये गया, ये गया, ये गया, जो बचा वो अपना आंसर। इस ये अप्रोच भी हम लगा सकते हैं, ठीक है? अब एलिमिनेशन करने के टाइम पे हमें ध्यान में क्या क्या रखना है? तो फर्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रामर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर से हम अगर 4 ऑप्शंस आने के चांसेस है, एक आध 2 ग्रामर में हम एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई ग्रामेटिकली ये सेंटेंस को करेक्ट नहीं बना रहा है, तो ये शायद ऑप्शन नहीं आएगा, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा एलिमिनेट किस तरीके से हो सकता है? कंटेक्स्ट के हिसाब से। कंटेक्स्ट के हिसाब से भी एलिमिनेशन हो सकता है। अगर मैं किसकी बात करूं और पूरा का पूरा सेंटेंस उसके बारे में पॉजिटिव चीजें बता रहा है, ठीक है, तो ब्लैंक में भी क्या होगा? पॉजिटिव ऑप्शन ही आएगा, है ना? क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो। अगर क्रिकेट जीता गया है, जो सेंटेंस है वो पूरा ऐसे ही बात कर रहा है जैसे वो पर्टिकुलर मैच जीती गई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्लैंक है उसमें आने वाला ऑप्शन पॉजिटिव रहने वाला है कि नहीं? नेगेटिव ऑप्शन कब आएगा? ज्यादातर तब आएगा जब सेंटेंस में मैच हारने की बात हो रही है कि नहीं? तो इस तरीके से कंटेक्स्ट आपको समझना है, डन। उसके हिसाब से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ऐसी चीज नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं होगी। इस तरीके से कंटेक्चुअली भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। और ये हो गया टोन ऑफ द पैसेज। टोन किस तरीके से चल रहा है, जो हमने अभी बताया आपको, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। डन। एक बार और देख लो भाई, अगर आपको फिलर्स सॉल्व करना है
तो या तो आप पढ़ो और ऑप्शन में से समझ में आ रहा है कौन सा करेक्ट है तुरंत लगा दो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है दो तीन के बीच में तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना शुरू करना है। एलिमिनेट आप किस तरीके से कर सकते हो, तो ग्रामर के रूल्स यूज करके भी कर सकते हो। कंटेक्स्ट समझो, अगर किधर पैसेज में वाटर की बात हो रही है, ठीक है, और आपको ऑप्शन में कहीं गुस्से का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, एग्जैस्टरेट करना या एक्सपैस्टरेट करना, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आप किसी चीज की एग्जैजरेट करना मतलब बहुत ही बड़ा, हाईली किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है उसकी बात कर रहे हो, तो ये चांस है कि आ सकता है। एक्सपेक्टरेट का मतलब क्या होता है कि भाई तुम किसी चीज पे गुस्सा कर रहे हो, यू आर फीलिंग एंग्री अबाउट समथिंग, तो ये ऑप्शन आने के चांसेस कम है। तो ये कंटेक्चुअली क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा एलिमिनेशन का क्या है, टोन, कि भाई अगर सब पॉजिटिव चल रहा है तो चांसेस है कि पॉजिटिव वर्ड आएगा, अगर सब पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है तो चांसेस है कि वहां पर आने वाला वर्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। चलो अब इन्हीं चीजों को क्वेश्चन में किस तरीके से देखा जाता है वो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्मी हैज डैश ओवर 2500 टूरिस्ट स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब जो फंस गए हैं, फंस गए हैं मतलब अटक गए हैं, नियर द 17th माइल एरिया इन ईस्ट सिक्किम। आर्मी ने डैश किया है 2500 टूरिस्ट को जो फंस चुके थे ईस्ट सिक्किम के इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, क्लोज टू दी इंडिया चाइना बॉर्डर, ये जो पर्टिकुलर एरिया था वो पास में था, किसके, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दी हैवी स्नोफॉल, फंसे क्यों थे, हैवी स्नोफॉल की वजह से फंसे हुए हैं। द ऑफिशियल्स सेड ऑन सैटरडे, ये चीजें ऑफिशियल्स ने बताई सैटरडे को। मुझे पता है ज्यादातर अगर ऑफिशियल्स कोई चीजें बताते हैं मतलब पब्लिकली अगर वो किसी चीज का अनाउंसमेंट करते हैं तो इट हैज टू बी समथिंग गुड ओनली, है ना, तब वो जाकर पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलो वो ऑप्शंस देखते हैं। सेव आया है, बचा सकते हैं, रेस्क्यू भी, रेस्क्यू मतलब भी बचाना होता है, किल्ड है, फेल्ड है, कैप्चर्ड है, बढ़िया। अब बात हो रही है किसकी, पहले तो बताओ, आर्मी की बात हो रही है, ठीक है, आर्मी की बात हो रही है, मतलब आर्मी फंसे हुए 2500 टूरिस्ट को आर्मी क्या करेगा, क्या वो कैप्चर करेगा, नहीं भाई, ये काम तो किसका है, ये काम तो अगर टेररिस्ट होता तो वो कर लेता, आर्मी का काम नहीं है ये, राइट। तो वो कैप्चर ऑप्शन अपना गलत हो गया। उसके बाद में फेल्ड, फेल्ड ओवर 2000 टेररिस्ट, अगर समझो ऐसा कुछ आता, फेल्ड टू रेस्क्यू, अगर आगे मेरे को ऐसा कुछ दिखाई देता टू रेस्क्यू, तो मैं पीछे मतलब शुरुआत में फेल्ड लिख सकती थी, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आगे जाकर किस चीज में फेल हुए, रेस्क्यू करने में फेल हुए, बचाने में फेल हुए, ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं दिया ना। चेक करो सेंटेंस क्या कह रहा है, आर्मी हैज फेल्ड ओवर 2500 टूरिस्ट stranded near 17th mile area in East Sikkim, not at all possible। failed क्या, वो तो आना चाहिए ना, अगर मुझे failed लिखना है तो failed to rescue, failed to help, failed to support, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये failed भी मेरा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। और ऊपर से मुझे पता है अगर पब्लिकली डिक्लेयर किया है मतलब वो फेल्ड नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव ओनली, तभी जाके कोई ऑफिशियल या तो कोई ऑफिसर पब्लिकली डिक्लेयर करने वाला है उस चीज को, राइट। चलो अब यहाँ पर देख लो, किल्ड, द आर्मी हैज किल्ड, नहीं, आर्मी का काम टूरिस्ट को किल करना नहीं होता है, उनको बचाना होता है कि नहीं, ठीक है। द आर्मी हैज रेस्क्यूड ओवर 2500 टूरिस्ट, बचाया है, हो सकता है। द आर्मी हैज, ये चलेगा, ये फिर नेक्स्ट वाला देखो, द आर्मी हैज सेव ओवर 2500 टूरिस्ट, ये भी चलेगा। रेस्क्यू करना, सेव करना, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि नहीं भाई, किसी चीज को बचाना, टूरिस्ट को बचाना, रेस्क्यू करना, सेव करना, ये दोनों सही है ऑप्शन। अगर हम कंटेक्स्टुअली बात करें तो मीनिंग के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन
अब इनमें से एलिमिनेट करने के लिए, दोनों में से एक को चूज करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी एलिमिनेशन। किससे एलिमिनेट करूंगी, तो ग्रामर से। ग्रामर क्या कहता है, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैज है या फिर हैव है या फिर हैड है या फिर इज आर एम या फिर वॉज वर, इनके बाद अगर आपको कभी भी वर्ब लगानी है तो वो पास्ट फॉर्म में आती है, पास्ट फॉर्म में आती है या कह लो ईडी में आती है। शी हैज किल्ड plenty of plenty of person, ऐसा मैं कह सकती हूँ, राइट। शी हैज किल्ड plenty of person, इस तरीके से मैं कह सकती हूँ। हैज आया, हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब है, साथ में क्या आया, किल्ड आया। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ शी हैज किल प्लेंटी ऑफ पर्सन, नहीं, शी हैज किल्ड आना चाहिए। जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ में अगर मुझे मेन वर्ब लगानी है तो इट हैज टू बी ईदर इन द पास्ट फॉर्म और आईएनजी। तो पास्ट फॉर्म अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पर ईडी वाला जो वर्ब है वो आएगा, राइट। यहाँ पर सेव्ड अगर होता तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन क्या अभी है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना सिलेक्ट ऑप्शन बी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेस्क्यूड लिखेंगे। द आर्मी हैज रेस्क्यूड 2500 टूरिस्ट, जो भी फंसे हुए थे कहाँ पर, तो ईस्ट सिक्किम में जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में है, बिकॉज ऑफ दी हेवी स्नोफॉल। तो इस चीज को ऑफिशियल्स ने सैटरडे को डिक्लेयर किया। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। हमने यहाँ पर क्या किया है, हम ऑप्शंस देके कंटेक्चुअली एलिमिनेट किया कि भाई कौन कौन सा आ सकता है। दो में कंफ्यूजन था, कौन कौन से दो में, सेव में और रेस्क्यूड में, ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन था। तो एक को चूज करने के लिए मैंने वापस एलिमिनेशन किया, किसको यूज करके, तो ग्रामर को यूज करके। क्या कहता है मेरा ग्रामर का रूल, ग्रामर कहता है जब भी हेल्पिंग वर्ब साथ में हो, हेल्पिंग वर्ब साथ में हो मतलब हैज है, हैव है, हैड है, तो उसके साथ में हमेशा पास्ट फॉर्म आता है। पास्ट फॉर्म मतलब या तो वो ईडी में होगा या तो किसी भी चीज का, जैसे मेक है तो मेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। हैज मेड, हैव मेड, हैड मेड, इस तरीके से पास्ट फॉर्म यूज होगा, राइट। तो अगर मैं रेस्क्यूड और सेव में से एक चूज करना चाहती हूँ तो कौन सा आएगा, ऑब्वियसली रेस्क्यूड आएगा क्योंकि वो पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। समझा कि नहीं, समझा, राइट। चलो, अब on this note we are gonna do the second question by ourselves. I'll give you say 20 seconds for doing that question. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। चलो, time's up, let's do this question together now. एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट, एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट मतलब जो भी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड कोई भी चीज को, स्टार्स, स्काई, मून, इन कोई भी चीज को लेकर जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं उनको क्या कहा जाएगा, एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट। ठीक है। एंड स्काई गेजर्स विल बी एबल टू, जो स्काई गेजर्स है, स्काई मतलब आकाश, गेजर्स मतलब जो बैठ के उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। विल बी एबल, एक मिनट पेन शुरू कर लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। क्या हो गया भाई, इसको क्या हो गया, आ गया यहाँ पर। हाँ, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ गई हमारी पेन, ये रही। चलो, कौन सा कलर है, व्हाइट है, बढ़िया। चलो, एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट की बात कर रहे थे, जो भी एस्ट्रोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं वो, एंड जो स्काई गेजर्स है वो लोग, विल बी एबल टू डैश, विल बी एबल टू डैश, ठीक है, वो लोग डैश कर पाएंगे 5 एक्लिप्सेस को 2019 में, ठीक है।
2 ऑफ विच विल बी विजिबल इन इंडिया, उनमें से 2 इंडिया से भी विजिबल रहेगी, ठीक है। चलो अब ऑप्शंस देख लो। विल बी एबल टू कैलकुलेट 5 एक्लिप्सेस। मेरे को बताओ, जब भी एक्लिप्स की बात करें तो क्या हम एक्लिप्स को कैलकुलेट करते हैं? नहीं, मैथमेटिक्स का या फिर रीजनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, राइट। एक्लिप्सेस को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? दिस इज नॉट योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कि हम उसको कैलकुलेट करें। दैट्स द रीजन वी आर गोना एलिमिनेट इट। विल बी एबल टू कैलकुलेट 5 एक्लिप्सेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंटेक्चुअली गलत है। एक्लिप्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। एक्लिप्स को क्या फील किया जाता है? नहीं, एक्लिप्स को फील भी नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी सुना नहीं है, राइट? यहाँ पर बैठे बैठे मुझे आज फील हो रहा है एक्लिप्स होने वाला है, नहीं, दैट इट डज नॉट हैपन दैट वे, राइट। तो ये ऑप्शन भी ऑब्वियसली निकल जाएगा। उसके बाद विल बी एबल टू एक्सपीरियंस 5 एक्लिप्स इन 2019, ठीक है। भाई ये हो सकता है, जब भी हम किसी चीज का पार्ट हो तो वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो इसको रखो, चलो। उसके बाद में विल बी एबल टू फोरकास्ट 5 एक्लिप्सेस इन 2019, ये भी हो सकता है, चलो ये भी रखो। विल बी एबल टू विजिबल 5 एक्लिप्सेस इन 2019, अगर यहाँ पर मैं 2 सी लिखती तो चलता, राइट। विल बी एबल टू सी 5 एक्लिप्स इन 2019 तो चलता, राइट, क्योंकि 2 है, 2 के साथ में वर्ब आती है, ये जो सी है वो वर्ब है, तो ये चल जाता। विजिबल का मतलब देखना ही होता है, लेकिन ये जो फॉर्म है ये नाउन फॉर्म है, तो ये यूज नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है प्रपोजिशन 2 आ गया, तो 2 के साथ में वर्ब चलती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये विजिबल को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि विल बी एबल टू विजिबल 5 एक्लिप्सेस इन 2019, ये बिल्कुल गलत हो गया। अगर विजिबल की जगह पे 2C होता तो एक बार के लिए वो चल जाता, राइट, लेकिन फिलहाल के लिए निकाल देंगे। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, कौन कौन से? एक्सपीरियंस बच गया और फोरकास्ट बच गया, ठीक है। will be able to experience 5 eclipses in 2019 or will be able to forecast 5 eclipses in 2019। अब चीज बहुत गौर से सुनना, इन दोनों में से मुझे एक सिलेक्ट करना है। ग्रामर यहाँ पर नहीं लगने वाली, एक्सपीरियंस करना, फोरकास्ट करना, दोनों वर्ब ही हो जाएंगे, तो मैं वर्ब से या फिर ग्रामर से इसको एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे एलिमिनेट करना है कंटेक्स्चुअली, मतलब ये पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा दोनों में से बेहतर सूट होता है, कौन सा कंटेक्स्ट के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। अब जब मैं सेंटेंस कह रही हूँ कि 5 एक्लिप्स होने वाली है, मुझे कंफर्म है कि 5 तो होने ही वाली है और उनमें से 2 तो इंडिया से दिखने भी वाली है, तो यहाँ पर फोरकास्ट का कोई मतलब बनता है क्या? फोरकास्ट का मतलब तो होने से पहले मैं जब फर्स्ट टाइम बताती हूँ कि ये होने के चांसेस है, जैसे आजकल साइक्लोन होने के चांसेस है, तो पीपल हैव फोरकास्टेड दैट द साइक्लोन, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोन ओवर हियर, है कि नहीं? तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर उन्होंने कंफर्म बता दिया है कि भाई 5 एक्लिप्स तो होने ही वाली है 2019 में, उसमें से 2 तो इंडिया से दिखने भी वाली है, बोल दिया है ना। जब कंफर्म होता है तो वो फोरकास्ट थोड़ी ना हो जाएगा। उसके बाद उसके जगह पर हम क्या बोलेंगे कि एक्सपीरियंस होने वाला है। will be able to experience 5 eclipses in 2019, और ये एक्सपीरियंस क्यों आएगा ये चीज भी समझ लो। चलो एक एग्जांपल ले लो, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 साल के लिए हमने काम किया और अब नई कंपनी में जा रहे हैं, तो हमें पुरानी कंपनी क्या देती है? एक्सपीरियंस लेटर देती है। एक्सपीरियंस लेटर बताता क्या है? दैट वी हैव बीन पार्ट ऑफ दैट कंपनी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब वो कंपनी 2 साल थी तब हम उसका एक पार्ट थे, ये चीज बताता है हमारा एक्सपीरियंस लेटर, है कि नहीं? दैट्स द रीजन एक्सपीरियंस माना नहीं जाता। आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, ये कंसिडर किया जाता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर ना हो तो, है ना। तो हम यहाँ पर वो सेंस में ले सकते हैं कि नहीं भाई, ये जो स्काई गेजर्स है, एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट है, वो
5 एथलीट्स का पार्ट होने वाले हैं 2019 में, और उनमें से 2 तो इंडिया में भी विजिबल होने वाली है। ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। चलो, ऑन दिस नोट हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके लिए भी आपको टाइमर लगा देते हैं। और चलो, ठीक है, बढ़िया। चलो, आ जाओ। अब क्या कह रहा है? यूजुअली व्हेन द दिवाली इज वीक अवे, जब नॉर्मली दिवाली एक हफ्ता दूर होती है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द शॉप डैश। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ इंक्रीज भी है, इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीज्ड है, इंक्रीज इंक्रीजेस है। और अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ, यहाँ पर द नंबर दे रखा है। द नंबर और अ नंबर का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। आपका क्वेश्चन 1 ही सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान में है तो। ठीक है, जब भी सेंटेंस में द नंबर आए तो अलग कंसेप्ट चलता है, अ नंबर आया तो एक अलग कंसेप्ट चलता है। ठीक है, चलो, इसको याद करने के लिए हम एक इजी ट्रिक दे रहे हैं आपको। सेंटेंस में अ नंबर आया तो हमें चेक करना है सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट भी ले लो, वर्ब भी ले लो यहाँ पर। हाँ, जब भी सेंटेंस में अ नंबर आया ना, अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है सिंगुलर, है कि नहीं? लेकिन अ नंबर आया ना, इसका मतलब हम इसके साथ आने वाले सब्जेक्ट को क्या करेंगे? इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। और मुझे पता है ये सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा मेरी वर्ब आती है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, है कि नहीं? है ना? ये देख लो, अ नंबर आया, अ नंबर आया, मुझे पता है अ नंबर का मतलब होता है सिंगुलर, लेकिन हमेशा इसके साथ आने वाली सब्जेक्ट को हम कंसिडर क्या करते हैं? प्लूरल कंसिडर करते हैं। और वैसे ही द नंबर आया अगर सेंटेंस में, तो ये हम इसके सब्जेक्ट को मानते हैं सिंगुलर। ठीक है, और जैसा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है, ये तो मुझे क्लियर है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ आने वाली सिंगुलर होगी। ये चीज क्लियर आप लोगों को? जैसे सेंटेंस ले लो, एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, ही किल्स देम। उसके बाद दूसरा ले लो, दे किल हिम। बढ़िया। अब मुझे पता है ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है। ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो ये जो वर्ब है ये कैसी है? ये भी सिंगुलर वर्ब है, राइट। और ये दे जो है ये प्लूरल है, और ये किल क्या हो गया? ये वर्ब भी मेरी प्लूरल हो गई, है कि नहीं? मुझे पता है जैसा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी। ये बहुत ही बेसिक फंडा है मेरा, ठीक है। लेकिन जब भी सेंटेंस में, याद रखने वाली चीज क्या है? जब भी सेंटेंस में अ नंबर आया, जब भी सेंटेंस में अ नंबर आया, अ का मतलब एक्चुअल में सिंगुलर होता है, लेकिन उसके साथ आने वाले सब्जेक्ट को हम मानते कैसे हैं? हमेशा प्लूरल मानते हैं। उसी तरीके से द नंबर आया तो उसके साथ आने वाले सब्जेक्ट को हम मानते हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो, ये सब्जेक्ट को कैसे मानते हैं वो समझ में आ गया। फिर तो अपना बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या कहता है? सेंटेंस सब्जेक्ट है, वर्ब सब। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑटोमेटिकली वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो क्या दिया है उन्होंने? द नंबर दिया है। मुझे पता है द नंबर दिया तो उसके साथ मैं जो सब्जेक्ट लूंगी वो कैसा लूंगी? सिंगुलर लूंगी। तो यहाँ पर चेक करो, द नंबर ऑफ कस्टमर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। तो इसके साथ वर्ब आनी चाहिए, वो कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। चेक करो यहाँ पर सिंगुलर कोई भी वर्ब है क्या? दी हुई है, राइट। कौन सी दी है? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस मेरी सिंगुलर वर्ब है।
तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, द नंबर ऑफ कस्टमर इन द शॉप इंक्रीजेस। ठीक है, चलो अब और एक चीज देख लो, और एक सिंगुलर, ये भी तो सिंगुलर ही माना जाता है, हैज भी सिंगुलर माना जाता है, हैव तो प्लूरल है, मुझे पता है। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की अगर मैं बात करूं तो ये इज सिंगुलर, आर प्लूरल, फिर हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, है कि नहीं? ठीक है, और कौन सा बचता है, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये तो प्लूरल हो गया, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें हैव है, हैज आने के चांसेस है। विल बी इंक्रीज्ड, यहाँ पर तो सिंगुलर प्लूरल कोई कुछ डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसको हम क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, ये पूरा का पूरा पास्ट फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं, इंक्रीज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या बोला, यूजुअली व्हेन द दिवाली इज वीक अवे, मेरे को इन्होंने स्ट्रक्चर जो दिया है वो प्रेजेंट में दिया है, ये इज दिया है, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी आई डू नॉट पुट दिस सेंटेंस इन दिस पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो पास्ट फॉर्म, ये तो हट गया। विल बी इंक्रीज्ड आ सकता है क्योंकि विल दिया हुआ है, फ्यूचरिस्टिक बात करी है, इसके भी आने के चांसेस है। चलो अब इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, ये हैज में, हैज को या फिर ये विल बी इंक्रीज को या तो इंक्रीजेस को। ठीक है, चलो अब मुझे ये पता है कि जब भी टाइम पीरियड की बात होती है ना तब कंटिन्यूस यूज होता है। आईएनजी जो है, आईएनजी वो कब यूज होता है, टाइम पीरियड कंटिन्यूस वाले सेंस में यूज होता है कि नहीं? तो जब अभी अगर वो एक्टिविटी हो रही होती तब हम आईएनजी यूज करते हैं ना, क्या ये एक्टिविटी अभी हो रही है? नहीं, नॉर्मल सेंस में बोला है जब दिवाली का एक हफ्ता बाकी होता है तो नंबर ऑफ कस्टमर शॉप में बढ़ जाते हैं, ऐसा बोला है ना, बढ़ते रहते हैं। कंटिन्यूस का सेंस नहीं बन रहा तो ये क्या करेंगे, ये नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये जो विल बी इंक्रीज्ड आया, विल बी इंक्रीज्ड दिया है उन्होंने, इसको भी देख लेते हैं। चलो, यूजुअली व्हेन द दिवाली इज वीक अवे द नंबर ऑफ कस्टमर इन द शॉप विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पर मुझे फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है क्या? नहीं, उन्होंने ऑलरेडी आगे वाले सेंटेंस में बोल दिया कि भाई जब दिवाली को एक हफ्ता बाकी रहता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं शॉप में वो बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो प्रेजेंट वाला कंसिडर करेंगे और हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ये इंक्रीजेस आ जाएगा। ये हमें सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर दिखाई भी दे रहा है, तो राइट सबसे सूटेबल वाला कौन सा होगा, यहाँ पर इंक्रीजेस होगा। सबको क्लियर है? यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा रूल सीखा है। वो रूल क्या कहता है कि भाई जब भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ दिखा तो सब्जेक्ट को प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है ऑटोमेटिकली वर्ब भी इसकी प्लूरल हो जाएगी। नेक्स्ट वाला द नंबर ऑफ आया तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगी। चलो सबको क्लियर ये चीज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये चीज क्लियर है, सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया। शायद यहाँ पर हमने जो लिखा है वो नहीं दिख रहा रहेगा, एक बार इधर लिख देते हैं। बाय सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो इस सिंगुलर होता है, प्लूरल यहाँ पर आर हो जाएगा, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल हो जाएगा, वॉज सिंगुलर है तो वर प्लूरल हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर इस साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसका आंसर ई दे रखा है, बढ़िया। चलो एक बार खुद से करोगे, राइट? 20 सेकेंड्स ले लो, खुद से करो, बताओ। चलो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को वापस। बस पेन का कलर चेंज कर ले, यहाँ पर रेड दिखेगा नहीं, आ जाओ, वाइट दिखेगा, राइट? ठीक है। द डैश ऑफ सक्सेस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन।
ठीक है, चलो अब यहाँ पर एलिमिनेशन करना है, ग्रामर अप्लाई नहीं होने वाला बिकॉज हर वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कंटेक्चुअली इनमें से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या कह रहा है, द डैश ऑफ सक्सेस। अब एम्बिट की बात करें तो रेंज, रेंज हो जाता है पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, गैम्बिट की बात करें अगर हम, तो गैम्बिट का मतलब होता है प्लान। तो क्या यहाँ पर आएगा, द प्लान ऑफ सक्सेस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन। नहीं होता है, राइट। यहाँ पर प्लान का कोई मतलब नहीं बनता है। प्लॉडेड का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना। तो सक्सेस की तारीफ उसके अमाउंट ऑफ एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ये भी नहीं होगा। बैंडेड का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत सारी चीजें चोरी करता है, तो रॉबर। तो वो रॉबर का भी कंटेक्चुअली यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा। क्रेडिट का मतलब सामने वाले को जो भी हमने अचीव किया है सामने वाले को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना। तो इसका भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो अगर हम देखें तो एम्बिट मतलब द एम्बिट ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस की हमारी रेंज है, हम थोड़ा सक्सेस अचीव कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इन सब चीज, ये हर चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने थोड़े एफर्ट्स डाले, हम थोड़ा सक्सेसफुल। अगर हम ज्यादा एफर्ट्स डालें तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ऑब्वियसली राइट, द एम्बिट ऑफ आवर सक्सेस, हमारे जो सक्सेस की रेंज है वो हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। तो बस ये क्वेश्चन करने के लिए वो कैब अच्छी होनी चाहिए थी। यहाँ पर उसके मीनिंग्स दे रखे हैं। एम्बिट का मतलब चेक करो, उन्होंने बताया है यहाँ पर रेंज ऑफ समथिंग। गैम्बिट का मतलब वही प्लान करना। प्लॉडेड का मतलब किसी चीज की तारीफ करना। बैंडेड का मतलब रॉबर होता है जो चोरी करता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर था वो रेंज था, पहला वाला। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे खुद से, उसके बाद इसको करेंगे डिस्कस। आ जाओ। चलो बढ़िया। सेंटेंस क्या कह रहा है बताना, द कंपनी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ डैश द स्टाफ विथ फ्री स्नैक्स। ग्रामर अप्लाई नहीं हो सकता, सारे आईएनजी में है, तो यहाँ पर कोई ग्रामर अप्लाई करने का मतलब नहीं है। तो हमें कंटेक्चुअली इसको देखना पड़ेगा। और पेन का कलर हम पहले चेंज कर लेते, ले लेते रेड। बढ़िया। अब यहाँ पर कंपनी हैज स्टॉप्ड, क्या कर दिया है उन्होंने, स्टॉप कर दिया है किस चीज को, द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टाफ विथ फ्री स्नैक्स आ सकता है, ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग द स्टाफ विथ फ्री स्नैक्स, ये भी चलेगा। उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग द स्टाफ, ऑफरिंग भाई नॉर्मली आप कंटेक्सचुअली देखोगे तो वी ऑफर एनीथिंग और फ्लावर्स और स्वीट्स टू गॉड, है कि नहीं। वट एवर वी ऑफर इज, वट एवर थिंग वी वॉन्ट टू ऑफर, इट विल बी ऑफर्ड टू गॉड। आई ऑफर्ड फ्लावर्स टू गणेश भगवान, इस तरीके से बोला जाएगा। ऑफरिंग्स हमेशा भगवान जी को लगाई जाती है, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा। प्रिज्यूम करना, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिज्यूम करना तो एक हैबिट होती है ना, मतलब सामने वाले ने कुछ बोला नहीं बोला उसके पहले हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि भाई ये ऐसा ही हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो भाई इधर तो प्रिज्यूम करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना, तो इसको जान दो। फिर प्रैक्टिस ऑफ अलाउिंग द स्टाफ, अलाउ करना, जब भी परमिशन लेने की बात होती है तब अलाउ किया जाएगा ना। अगर कोई परमिशन की बात होगी तो यू आर अलाउड टू डू इट, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, इस तरीके से बोला जाएगा, राइट। तो क्या यहाँ पर आएगा ये द कंपनी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ अलाउिंग द स्टाफ विथ फ्री स्नैक्स, नहीं, राइट। ये परमिशन, यहाँ पर स्नैक्स के लिए परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो ये अलाउड नॉट अलाउड इस तरीके से यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बहुत सिंपल सी चीज देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग और गिविंग में से मुझे कुछ दोनों में से एक अगर चूज करना है तो कौन सा होगा, क्योंकि दोनों का मतलब तो ऑलमोस्ट एक ही बनने वाला है। ठीक है, डन। तो देख लो सेंटेंस कैसा बनेगा, आई एम प्रोवाइडेड
with plenty of questions for practice। इस तरीके से सेंटेंस बना, आई एम प्रोवाइडेड विथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अगर इसी जगह पर मुझे प्रोवाइडेड की जगह पर गिव लिखना है, आई एम गिवन विथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट। आई एम गिवन विथ, गिवन के साथ में विथ लिखा जाता है? नहीं, हमेशा सेंटेंस में अगर प्रोवाइडेड है तो उसके साथ में विथ लिखा जाता है। आई एम प्रोवाइडेड विथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, आई एम प्रोवाइडेड विथ प्लेंटी ऑफ टेस्ट सीरीज, आई एम प्रोवाइडेड विथ प्लेंटी ऑफ पीडीएफ। कभी ऐसा बोलते हो कि आई एम गिवन विथ पीडीएफ? नहीं बोला जाता है। अगर ग्रामेटिकली बात करें तो गिवन के साथ में विथ नहीं होता है, तो क्या गिविंग के साथ में विथ होगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे विथ तो दिखाई दे रहा है। has stopped the practice of giving the staff with free snacks, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो गिविंग का ऑप्शन है वो भी गलत। अगर जस्ट इन केस इसी तरीके से मैं अगर अलाउ लिखती तो ये भी गलत हो जाता। has stopped the practice of allowing the staff with free snacks, I am allowing with plenty of questions, नहीं होता ना, अलाउ के साथ में भी विथ नहीं लिखता है, नहीं लिखा जाता है, राइट। तो अगर हम अलाविंग को रखते भी तो वो निकल जाता। क्यों निकल जाता? क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर मुझे विथ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे विथ दिखाई दे रहा है मतलब उसके साथ कौन सा वर्ड आएगा? प्रोवाइड आएगा। क्यों? क्योंकि आई एम प्रोवाइडेड विथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस विथ प्लेंटी ऑफ पीडीएफ, ये सब बिल्कुल सही है, राइट। तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। समझा कि नहीं? हमने क्या किया, ग्रामर हम स्टार्टिंग में आईएनजी थे सारे तो नहीं लगा पा रहे थे, तो पहले कंटेक्चुअली एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद देख लिया कि भाई ये प्रोवाइडेड है तो उसके साथ में प्रपोजिशन विद दिखाई देता है, गिवन के साथ में नहीं दिखाई देता, अलाव के साथ में नहीं दिखाई देता। तो गिविंग और अलाविंग दोनों को एलिमिनेट करके अपना आंसर क्या बच गया? प्रोवाइडिंग। बढ़िया, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। वापस एक टाइमर लगा देते हैं आपके लिए, करना आप लोग प्रैक्टिस। चलो टाइम्स अप, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर ले पहले। इसमें कौन सा दिखेगा? रेड दिख जाएगा, बढ़िया, रेड दिखेगा। हाँ चलो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव डैश वुमेन मोर असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कह लो, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट बना दिया है, या सेल्फ कॉन्फिडेंट कह लो, वो खुद कुछ कर सकती है, वो चीज़ें संभाल सकती है, इस तरीके से उसको बना दिया है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एजुकेशन ने वुमेन को कैसा बना दिया है? एकदम डोमिनेंट, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट बना दिया है। कोई भी चीज़ रख लो उनके सामने वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को ग्रिल कर दिया है। बढ़िया, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ, एक रूल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था वो क्या था? अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है हैज, अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है हैव, अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है हैड, तो इन सबके साथ में आपका क्या आ जाएगा? वर्ब की पास्ट फॉर्म आ जाएगी, अगर पीछे वर्ब आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, मेरे ऑप्शंस में प्रिपेयरिंग आया, मेड आया, मार्क्ड आया, रिजल्ट आया, ये सारे वर्ब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग आ सकता है? नहीं, पास्ट फॉर्म आनी चाहिए। मेड चल सकता है, मार्क्ड चल सकता है, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्टेड होता तो आता, और ये एडजस्टेड पास्ट फॉर्म है, इस वजह से अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं। अभी कंटेक्स्ट के हिसाब से जाते हैं। चलो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव एडजस्टेड वुमेन मोर असर्टिव। एडजस्टमेंट का कोई सेंस बन रहा है क्या? एडजस्टमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर वुमेन को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया है, ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो इसको कर दो एलिमिनेट। उसके बाद में हैव मार्क्ड वुमेन, मार्क्ड
यहाँ पर मार्क का कोई सेंस बन रहा है? क्या किसी पे मार्किंग हो रही है? वुमेन पे मार्किंग हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, तो ये भी गया। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन बी कंटेक्स्ट के हिसाब से सही है या नहीं चेक कर लो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव मेड, हाँ भाई, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ने और एजुकेशन ने वुमेन को बना दिया है। कैसा बना दिया है? डोमिनेंट बना दिया है। कैसा बना दिया है? एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट बना दिया है। तो बिल्कुल भी सही होगा मेरा ऑप्शन बी, राइट। चलो ठीक है, तो एक रूल हमें याद रह गया कि नहीं रह गया कि भाई हमने कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। किससे एलिमिनेट किए? इस रूल से एलिमिनेट कर दिए। रूल क्या कहता है? हैज है, हैव है, हैड है, इन हर सेंटेंस के साथ में मेरा जो वर्ब आएगा वो पास्ट फॉर्म में आएगा, ईडी में रहेगा या तो फिर पास्ट फॉर्म में आएगा, राइट। मेक का पास्ट फॉर्म मेड होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? मेड लिख दिया। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आए। वापस आपको एक टाइमर लगा के दे देते हैं, खुद से करिए क्वेश्चन और उसके बाद हम इनको करेंगे डिस्कस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस किसका मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो आराम से हो जाएगा। चलो हो गया, टाइम अप हो गया। बताओ जरा किस सेंटेंस क्या कह रहा है? द मोर आई स्केच्ड माई ड्रॉइंग द मोर माई पेंसिल बिगैन टू डैश। मैं जितना ज़्यादा ड्राइंग किया उतना ही ज़्यादा मेरी पेंसिल शुरू हो गई डैश होना। ठीक है, पेंसिल क्या शुरू हो जाएगी? कैंसिल होना? नहीं ना भाई, कैंसिल थोड़ी होगी। पेंसिल की जो लीड होती है वो कैंसिल थोड़ी होने लगती है ड्रॉ करने के बाद। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। टैपर करने का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली किसी चीज में कमी होना, ग्रेजुअली किसी कोई भी चीज कम होना, कोई भी चीज का कम होना, वो क्या कहा जाएगा? टेपर। तो ये आ सकता है कि भाई ग्रेजुअली जो उसकी लीड थी वो कम होने लगी थी, थिकनेस में, विड्थ में, हाइट में, लेंथ में, हर जगह से, तो चल सकता है। उसके बाद द मोर माई पेंसिल बिगैन टू जनरेट, भाई क्या ही जनरेट कर देगी? तुम ड्राइंग कर रहे हो तो तुम्हारी पेंसिल की जो नीब होती है, लीड होती है, वो क्या ही जनरेट करेगी? कुछ जनरेट नहीं करने वाली। ऑप्शन 3 भी निकल जाएगा। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब एकदम पतला पतला सा होता है ना, स्लेंडर का मतलब स्लिम कह सकते हो। तो क्या यहाँ पर ऐसा पतला होने लगेगा मेरा लीड? नहीं ना, लिखने से वो ब्लंट होने लगती है, वो छोटी होने लगती है धीरे धीरे। क्या वो पतली होने लगती है? नहीं, वो तो हम 2 हफ्ता 2 महीना जिम जाएंगे तो भी नहीं हो पाते। तो भाई ये तो पेंसिल है, वो कैसे पतली हो जाएगी? नहीं, पतला भी नहीं चलेगा यहाँ पर। उसके बाद आ गया स्टीयर। स्टीयर का मतलब तो वो जैसे कोई लिक्विड आ गया, उसको स्पून डाल के इस तरीके से घुमा दिया, वो स्टीयरिंग का तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो ये भी हो गया क्या? एलिमिनेट। क्या रहेगा अपना आंसर? टेप। चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा, टाइमर लगा देते हैं आप लोगों के लिए, रीसेट। और ये लो चलो वापस देखते हैं इसको। ये चलेगा ना? रेड चलेगा आप लोगों को? नहीं नहीं दिख रहा इस पे, तो वाइट कर लेते। 1 ही मिनट रुक जाओ। ये हो गया वाइट। चलो, बिकॉज ऑफ द डैश, बिकॉज ऑफ द डैश रॉन्ग ग्लास क्लीनर। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ क्या सिखा रहे हैं? जब भी आप सेंटेंस में आर्टिकल देख लो ना, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? द देख लिया, ए देख लिया, एंड देख लिया, तो ये चीज़ ध्यान में रखने का कि नेक्स्ट वाला जो रहेगा ना वो नाउन रहेगा। नाउन रहेगा या तो फिर द के बाद में एडजेक्टिव और फिर नाउन। नाउन तो रहने ही वाला है। ये नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर एडजेक्टिव आ गया तो खैर बढ़िया, अगर एडजेक्टिव है ही नहीं तो द के बाद डायरेक्टली नाउन ही आना चाहिए। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान में रख लो।
क्या ध्यान में रखना है कि भाई जब भी सेंटेंस में आर्टिकल आया, आर्टिकल है द, ए, एन, इस तरीके से कोई भी आर्टिकल आया तुरंत बाद में नाउन ही आएगा। कम समझो कभी कभार अगर आपको एक्सप्रेस करना है उस नाउन के बारे में और कुछ, तो फिर साथ में एडजेक्टिव भी आ जाएगा, मतलब द या फिर कोई भी आर्टिकल है उसके बाद में या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, ये दो चीजें कंफर्म है, ठीक है। जैसे द गर्ल इज साइलेंट थ्रू आउट द लेक्चर, मैं बोल सकती हूँ ना द गर्ल इज साइलेंट थ्रू आउट द लेक्चर, ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल द है उसके बाद में तुरंत आ गया ना। फिर ऐसे भी कह सकती हूँ द स्केर्ड गर्ल was silent throughout the lecture, ये आर्टिकल है, ये नाउन है और साथ में आ गया एडजेक्टिव, जो डरी हुई लड़की थी वो पूरे लेक्चर में एकदम शांत ही बैठी रही, है कि नहीं। तो अब इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है क्या, मुझे दिखाई दे रहा है द के बाद मुझे पता है या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, दो में से कोई चीज आएगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हम यहाँ पर देख रहे हैं द बिकॉज ऑफ दी डैश रॉन्ग ग्लास क्लीनर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लीनर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पर क्लीनर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड कोई चीज बताई जानी चाहिए, तुरंत यहाँ पे देख लेते हैं बिकॉज ऑफ दी ब्रेकिंग। अब मुझे पता है आईएनजी वाले जो होते हैं वो नाउन भी कहलाते हैं, जैसे ये जीरेंड हो गया ना, जीरेंड स्विम है, स्विम स्विम प्लस आईएनजी अगर मैं लिखती हूँ, अगर मैं स्विमिंग करती हूँ इस चीज को, स्विम वैसे तो वर्ब होता है, स्विम वैसे तो वर्ब होता है, लेकिन जब भी मैं स्विमिंग लिखती हूँ तो ये वर्ब भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है। नाउन मतलब जीरेंड, जीरेंड की तरह एक्ट कर सकता है, कैसे, अगर मैं सेंटेंस में लिखती हूँ स्विमिंग, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, चलो ऊपर लिख देते हैं, अगर मैं लिखती हूँ स्विमिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्विमिंग है ये एक एक्टिविटी के नेम की तरह लिखा गया है ना, मैं स्विमिंग की जगह पर ऐसे लिख सकती हूँ डांसिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, कोई भी एक्टिविटी का नाम है, जब भी कोई चीज का नाम होता है तो वो नाउन कंसिडर्ड किया जाता है कि नहीं, किया जाता है, राइट। तो उसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जितने भी आईएनजी वाले हैं उनको नाउन कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। द आ गया तो ब्रेकिंग भी चलेगा, यूज नहीं चलेगा, वो वर्ब हो जाएगा, यूजिंग चलेगा, यूटिलाइजिंग चलेगा, फ्रेमिंग चलेगा, ठीक है। अब अगर ग्लास क्लीनर की बात करी और वो भी रॉन्ग ग्लास क्लीनर है तो ब्रेकिंग आएगा क्या, बिकॉज ऑफ दी ब्रेकिंग रॉन्ग ग्लास क्लीनर, नहीं, सेंस नहीं बन रहा है, तो इसको जान दो, क्यों, क्योंकि भाई रॉन्ग ग्लास क्लीनर को ब्रेक करने से मेरी विंडो खराब दिखने लगेगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसको जान दो। फिर ये चीज देखो, बिकॉज ऑफ दी यूजिंग रॉन्ग क्लीनर, हाँ हो सकता है भाई मैंने रॉन्ग ग्लास क्लीनर यूज कर लिया, चल सकता है ना, ठीक है, तो ये चला लिया, ये चलेगा भाई, इसको रखो साइड में। यूज क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये भाई आईएनजी में नहीं है, ये नाउन फॉर्म में नहीं है, जबकि ये नाउन फॉर्म में है, द आया तो नाउन फॉर्म यूज होगा उसके पीछे, तो ये जाने दिया था हमने और ये रखा। उसके बाद यूटिलाइजिंग, बिकॉज ऑफ दी यूटिलाइजिंग रॉन्ग ग्लास क्लीनर, ये भी हो सकता है, यूटिलाइज किया रॉन्ग ग्लास क्लीनर को, इस वजह से विंडो पे कुछ कुछ तो हुआ। उसके बाद बिकॉज ऑफ दी फ्रेमिंग रॉन्ग ग्लास क्लीनर, फ्रेम का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर, किसी का फ्रेम करके किधर लटकाना तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है, तो इसको जान दो। अब नेक्स्ट वाला चेको, नेक्स्ट वाला, इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया है, इनका जो सेकंड ब्लैंक है वो चेक कर लेते हैं, तो अपने आप शायद पता चलेगा कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। द डैश ऑन दी विंडो मेड इट लुक डर्टी, द डैश, द डार्क ऑन दी विंडो, क्या आएगा, ये सेकंड ऑप्शन, आगे तो यूटिलाइजिंग सही था लेकिन यहाँ पर पीछे डार्क आएगा, द डार्क ऑन दी विंडो मेक इट मेड इट लुक डर्टी, नहीं, द डार्क क्या, द डार्क लिक्विड, द डार्क कलर ऑफ द विंडो, इस तरीके से कुछ होता है तो समझ आता, तो ये भी क्या होगा, नहीं आएगा, क्यों, वैसे भी ये जो डार्क था वो एडजेक्टिव था, डार्क कलर, डार्क वैन या डार्क कार, इस तरीके से हमेशा नाउन को ज्यादा, नाउन के बारे में ज्यादा बोलने के लिए यूज किया जाता है ना इसको, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये तो नहीं आएगा, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर द है तो साथ में कोई ना कोई वापस नाउन ही आने वाला है पीछे। द ओपेसिटी ऑन दी विंडो,
मेड इट लुक डर्टी। ठीक है भाई, अगर कांच साफ कर रहे हो और कुछ ऐसा धुंधला धुंधला हो जाता है तो ऑब्वियसली विंडो खराब दिखेगा, है कि नहीं। वो जो कांच धुंधला हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, ओपेसिटी बोला जाता है। जो क्लियरली दिखना चाहिए बाहर का वो नहीं दिख रहा है। ग्लास कैसा हो गया, ओपेक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रॉन्ग ग्लास क्लीनर यूज किया गया था। तो ये सेंस भी बना रहा है, और द है आर्टिकल है तो उसके साथ में नाउन फॉर्म्स होनी चाहिए थी। यूजिंग भी नाउन फॉर्म है, ओपेसिटी भी नाउन फॉर्म है, तो ये दोनों बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सही है, सबको समझा। एक बहुत अच्छा रूल हमने यहाँ पर सीखा, कौन सा, कि भाई जब भी आर्टिकल आता है तो उसके साथ में हमेशा क्या यूज होता है, नाउन फॉर्म यूज होती है। ठीक है, चलो आईएनजी वाले नाउन किस तरीके से बनते हैं वो भी हमने देख लिया, है कि नहीं। वर्ब प्लस आईएनजी जब भी किसी नाउन की तरह यूज होते हैं तो वो नाउन फॉर्म कहलाएगा या जीरन कहलाएगा। ये भी सीखा कि नहीं सीखा, हमने सीख लिया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। हाँ, इसका आंसर सी है ना, हाँ बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। करना ट्राई आप लोग खुद से एक बार ही, वापस एक बार टाइमर लगा के दे देते हैं आपको। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई एम सो श्योर यू गाइज आर फीलिंग दैट राइट नाउ, राइट, कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एलिमिनेशन किस तरीके से किया जाता है वो सीख रहे हैं, है कि नहीं। जितना वैरायटी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो डू नॉट वरी, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे इनके बेस्ड प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, तो आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो उनको लिखने के लिए, उनको बाई करने के लिए, या फिर उनको सॉल्व करने के लिए। कभी भी कोई कोड पूछा जाए अगर आपको, तो वो कोड कौन सा रहना चाहिए, F310 ये कोड यूज करके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, सब्सक्रिप्शन बाई भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको हम बता देते हैं, ठीक है। और इफ यू आर फीलिंग दैट दिस इज हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस, you are learning new tricks, new concepts and new approaches of how a filler can be solved. If you are feeling this, if you are really feeling कि आप कुछ नया सीख रहे हो, तो डू हेल्प योर फ्रेंड्स। आप उनको भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न दिस थिंग्स एंड अप्लाई कर सके वो एग्जाम में, ताकि आगे जाके एक दिन वो ऐसे बोले कि हाँ भाई तूने शेयर किया था, तूने बताया था, तूने मेरी इंग्लिश को बेहतर करने में मदद करी थी। यू आर गोना ऑलवेज गेट दैट फ्रॉम योर फ्रेंड्स इफ यू शेयर समथिंग वैल्यूएबल टू देम। डन, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। लेकिन एक बार ये पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं। बढ़िया, चलो हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोड्यूसर इज नोन टू डैश, ठीक है। द प्रोड्यूसर इज नोन टू डैश विथ न्यू स्टार्स। द प्रोड्यूसर इज नोन टू ट्राई विथ न्यू स्टार्स, चल सकता है। The producer is known to experiment with new stars and fresh talent, चल सकता है भाई, वो नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट ही होती है। The producer is known to sign with new stars and fresh talent, sign with जब भी साइन किया जाता है ना तो सेंटेंस कैसे बनता है, प्रोड्यूसर signed SRK for this movie, है ना। या तो फिर ऐसा भी बोला जा सकता है SRK साइंड, कोई मूवी का नाम बता दो, नहीं याद आ रहा, कोई भी रैंडम मूवी लिख रहे हैं, ठीक है। बाहुबली 3 दिस ईयर, ठीक है। SRK साइंड बाहुबली 3 दिस ईयर, या फिर प्रोड्यूसर साइंड SRK फॉर दिस मूवी। अब दोनों केस में क्या आपको साइंड के साथ में विथ दिखा, बताओ जरा, दोनों में से किसी भी केस में साइंड के साथ में विथ दिखा क्या, कभी आप ऐसा बोलोगे
SRK signed with बाहुबली 3 this year नहीं बोलोगे, प्रोड्यूसर signed with SRK for this movie नहीं, वो बोला कैसे जाता है, प्रोड्यूसर signed SRK, he signed आलिया भट्ट, इस तरीके से डायरेक्टली बोला जाता है, signed के साथ में with नहीं लगाया जाता है, ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है मेरा सी वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन तो दिया है लेकिन साथ में विथ नहीं चलता है, विथ लिखा नहीं जाता है कि नहीं। चलो तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन डी देखो, द प्रोड्यूसर इज नोन टू प्रोड्यूस विथ न्यू स्टार्स, नहीं प्रोड्यूस नहीं बोला जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रोड्यूसर इज नोन टू प्रोड्यूस विथ न्यू स्टार्स। चलो कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि रखना है तो इसको भी रख लेते हैं, चेक कर लेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वाला देख लो, द प्रोड्यूसर इज नोन टू गो विथ न्यू स्टार्स एंड फ्रेश टैलेंट्स, वो ट्राई करता है कि वो नए नए फ्रेश टैलेंट्स और न्यू स्टार्स के साथ में जाए, ठीक है चलेगा। ये कितने ऑप्शन रखे, ए बी और डी और ई रखे हैं, इन सभी का हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, एंड दो देयर हैव बीन अ फ्यू हिट्स एंड मिसेस, भाई कुछ हिट्स भी है कुछ मिसेस भी है, फिर भी दिस फिल्म मेकर टोटली डैश फॉर द न्यू ब्रेड, ये जो फिल्म मेकर है टोटली डैश करता है न्यू ब्रेड को, मतलब टोटली सपोर्ट करता है न्यू ब्रेड, मतलब नया जो टैलेंट है, नई जो ब्रीड है उसको वो डैश करता है। मुझे पता चल रहा है राइट, यहाँ पर जो टोन पकड़ा जा रहा है टोन पॉजिटिव है। सेंटेंस जब मैंने पढ़ा तो सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा था, जो प्रोड्यूसर है वो मौका देता है नए स्टार्स को और फ्रेश टैलेंट्स को, भले कभी कभार हिट्स होते हैं कभी कभार मिसेस हो जाती है, लेकिन दिस फिल्म मेकर टोटली डैश करता है नई ब्रीड को, नए ब्रेड को। तो क्या आ जाएगा, टोटली डिमांड्स फॉर दी न्यू ब्रेड, नहीं ये फिल्म मेकर डिमांड नहीं कर सकते, तो ये गया। फिल्म मेकर टोटली वाउचेस, वाउचेस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना किसी को, तो हो सकता है फिल्म मेकर टोटली सपोर्ट्स न्यू ब्रेड, तो ये चल सकता है, इसको रखो। द फिल्म मेकर टोटली प्रोमिसेस फॉर द न्यू ब्रीड, न्यू ब्रेड, तो यहाँ पर प्रोमिसेस फिल्म मेकर को हमें प्रॉमिस करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये कंटेक्चुअली गलत हो जाएगा। प्रॉमिस खैर गलत हुआ और प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, फिर अगर हमें लगता है कि वो फर्स्ट ब्लैंक में आ सकता है तो। नेक्स्ट वाला देखो, द फिल्म मेकर टोटली रिक्रिएट्स, रिक्रिएशन तो कब होगा, जब एक ही चीज को दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नए टैलेंट की बात हो रही है ना, तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिक्रिएटिंग एनीथिंग, तो ये ऑप्शन भी गया। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा अपने पास में, ऑप्शन बी राइट। क्या आएगा ऑप्शन बी में, द प्रोड्यूसर इज नोन टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू स्टार्स, वैसे भी किसी भी नए व्यक्ति के साथ में अगर कोई चीज पहली बार ही कर रहे हो तो इट इज गोना बी एन एक्सपेरिमेंट ओनली, एंड दो देयर हैव बीन फ्यू हिट्स एंड मिसेस, द फिल्म मेकर टोटली वाउचेस फॉर द न्यू ब्रेड, टोटली सपोर्ट्स द न्यू ब्रेड, चलेगा राइट। चलो ऑप्शन बी है यहाँ पर भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से करिएगा एक बारी, टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है ना वो वाली इग्नोर करके सेकंड वाले पे जाऊंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले ऑलमोस्ट सेम जैसे ही दिखाई दे रहे हैं सारे, ऑफ मोमेंट, ऑफ टाइम, ऑफ सिचुएशन, ऑफ इंस्टेंस, ऑफ इंस्टेंट। इंस्टेंस भी मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात हो रही है, इंस्टेंस इंस्टेंट दोनों में, तो उसकी जगह पर हम पीछे वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर पेन रेड है, चलेगा। इट वॉज द काइंड, it was the kind dash that made many dash expected to prove too much। अब मेरे को यहाँ पर was दिखाई दे रहा है, मतलब ये पास्ट में है, तो मैं ट्राई करूँगी पीछे जो भी यहाँ पर वर्ड आया वो कैसी आनी चाहिए, पास्ट में आनी चाहिए। मस्ट जो है वो पास्ट में है, शैल हैव ये फ्यूचर में है, ये गया। वुड हैव, वुड जो है ये भी पास्ट में है तो ये आ सकता है। हैव तो मेरा प्रेजेंट में हो जाएगा, ये गया। विल हैव फ्यूचर में है तो ये भी गया, ठीक है। चलो एक चीज़ और समझ लो बेटा कि भाई
अगर मैं विल लिखती हूँ तो ये फ्यूचर है, लेकिन इसी का मुझे पास्ट टेंस लिखना है तो मैं वुड लिख सकती हूँ। अगर मैं शैल लिखती हूँ तो ये फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है, लेकिन इसी का मुझे पास्ट में अगर सेंटेंस बनाना है तो मैं शुड लिख सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। बढ़िया, अब मुझे चूज करना है, या तो फर्स्ट आएगा या तो थर्ड आएगा, दोनों में से एक आएगा। इट वॉज द काइंड ऑफ मोमेंट दैट many must expected to prove too much। many must expected, क्या ऐसा आपने कभी लिखा है? I must expected नहीं, I must expect होता तो एक बार के लिए सही होता, राइट? ये नहीं आएगा। I must expect less फ्रॉम अदर्स। भाई मुझे दूसरों से कम एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, कम एक्सपेक्ट करनी चाहिए चीजें। आई मस्ट एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम अदर पीपल, इस तरीके से आना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना भाई कभी, आई मस्ट एक्सपेक्टेड लेस फ्रॉम अदर पीपल। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अगर मस्ट है तो साथ में एक्सपेक्ट होना चाहिए था, ईडी नहीं चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत बचा। मेरा ये ऑप्शन एक बार चेक कर लो। इट वॉज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट मेनी वुड हैव एक्सपेक्टेड टू प्रूव टू मच। चलेगा, है कि नहीं? मुझे पता है हैव के बाद में ईडी होता है, पास्ट फॉर्म्स होते हैं, तो ये बिल्कुल चलेगा। ऊपर से ये जो वुड है वो पास्ट फॉर्म है। आगे वाला सेंटेंस जो था उसमें वॉज लिखा था, ये भी पास्ट फॉर्म था। तो बढ़िया, आंसर अपना क्या हो जाएगा? ये थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग अपने साइड से, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आई एम देयर टू टीच यू हाउ अ क्वेश्चन इज टू बी अप्रोच्ड, ठीक है? लेकिन हम आपको पहले करने के लिए क्यों देते हैं? सो दैट आपको पता चले आपका लेवल अभी क्या है। और समझो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया और वो राइट है, तो उसमें अलग अप्रोच क्या हो सकता है जो शायद कम टाइम ले, है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम की बात करें, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव द आंसर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव द आंसर इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, है ना? तो अगर आपसे सही आंसर्स बन रहे हैं तो उड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि सही आंसर्स पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बनने चाहिए, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस पढ़ पाओगे और उनका सोल्यूशंस मार्क करके आ पाओगे, है ना? और अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड आउट ऑफ इट। हमें पता है, हम सीख रहे हैं। हम जो आज है वो 10 दिन के बाद नहीं होने वाले हैं। वाई? बिकॉज वी आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे, एंड वी वुड बी लर्निंग न्यू एवरी डे एट 5 o'clock। डन? तो हर रोज जुड़ते रहना है आपको। कितने बजे? तो 5 बजे। क्यों जुड़ना है? ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है? और सिर्फ प्री नहीं, हम साथ में मेंस भी लेके चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? बिकॉज आपको भी पता है, एक बारी प्री का रिजल्ट आ गया तो आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन रहते हैं मेंस लिखने के लिए। आप उस टाइम स्पैन में हर सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज हम इंसान हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही थोड़ा फूक फूक के चलेंगे, पहले से ही मेंस की भी साथ साथ में प्रिपरेशन करते चलेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, डीमोटिवेट नहीं होना है, सीखते चलना है। क्या करना है? सीखते चलना है। बढ़िया, चलो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं और ये टाइमर हो गया शुरू। ठीक है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइडिंग, हाँ चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कर लेना चेंज, पेन चेंज कर लेते हैं। बढ़िया, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड, एक चीज समझो, एक चीज समझो, क्या समझना है आपको? एक चीज समझना है कि भाई यहाँ पर अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, एंड करके बाद में भी कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर एक नाउन है, उसको जोड़ा है दूसरे नाउन के साथ में, और उसके बाद में मैं एंड लिख के ब्लैंक छोड़ूंगी तो वो यहाँ पर तीसरा भी आने वाला नाउन ही होने वाला है, इतना मुझे कंफर्म है। ठीक है, चलो। और उसके बाद बोला है आर की डैश अचीविंग प्रोग्रेस।
अब मैं जब बोलूंगी कि राम, श्याम एंड रमेश आर 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 गुड डैश, तो पीछे भी आने वाला क्या होने वाला है, इन तीनों को डिस्क्राइब करने वाला ही कोई नाउन आएगा, है कि नहीं। समझो मैंने सेंटेंस, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, सुन रहे हो ना आप लोग, आई एम सो सॉरी। चलो, अगर मैंने बोला राम कॉमा श्याम एंड राजू आर गुड डैश, यहां पर भी कुछ वैसा ही है ना, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड डैश आर की लिखा है, हमने लिख दिया गुड डैश, ठीक है, वैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, चेक कर लो। एजुकेशन की जगह पे राम आ गया, अपॉर्चुनिटीज की जगह पर श्याम आ गया, फिर एंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, राजू दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर भी कोई नाउन आने वाला है। आर के जगह पर आर भी दिख रहा है, गुड की जगह पर यहाँ पे की दिखाई दे रहा है, डैश की जगह पर यहाँ पर डैश दिखाई दे रहा है। तो सेंटेंस चेक करो, राम श्याम एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ बोला जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड पार्टनर्स, ऐसा कुछ भी बोला जाएगा, लेकिन आने वाला नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आगे जो भी तीन चीजें आई है वो नाउन ही है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे हमने देखा ये नाउन है, ये नाउन है, तो एंड के साथ जो आएगा वो भी नाउन होने वाला है, कंफर्म है कि नहीं। इधर से वो चीज पता चला, ऊपर से आर के बाद में जो की है उधर भी एक नाउन आने वाला है, वो भी मुझे कैसे पता चला, ये एग्जाम्पल से मुझे याद आ गया। चलो, अब और एक चीज, आर गुड फ्रेंड बोला जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स बोला जाएगा, तीन लोगों की बात हो रही है ना, राम श्याम एंड राजू, आर गुड फ्रेंड बोला जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स बोला जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स बोला जाएगा ना, वर्ब भी तो प्लूरल है, पीछे आएगा तो भी बहुत सारे लोगों की बात होने वाली है, तो ऑब्वियसली क्या यूज किया जाएगा, प्लूरल यूज किया जाएगा, राम श्याम एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लूरल यूज किया जाएगा, जो भी यूज किया जाएगा ऑप्शन में। सेकेंड वाले ऑप्शन में चेक करो प्लूरल कितनी चीजें है, एक तो है फैक्टर्स, एक तो है रोलर्स, और नन ऑफ दीज, ये तो नहीं आएगा, दीज भले ही प्लूरल है ना। चलो, फैक्टर्स और रोलर्स में से कौन सा आएगा, तो ये आगे वाला चीज देख लेते हैं। क्यों आया ये बताओ, फैक्टर्स और रोलर्स क्यों सिलेक्ट किया, प्लूरल क्यों सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि आगे तीन चीजों की बात हो रही है ना, वो तीन चीजों को डिफाइन करने के लिए अगर पीछे नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल में ही आने वाला है। राम श्याम एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स बोला जाएगा, वो जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फैक्टर्स और रोलर्स दोनों चलेगा, ये फैक्टर और रोल नहीं चलेंगे। बढ़िया, अब आगे वाला चेक कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट नाउन होता है तो ये चल सकता है। उसके बाद एंड पावरफुल, पावरफुल नहीं चलेगा, पावरफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। चेक करो ना, ही इज अ पावरफुल बोल के छोड़ देते हो, सेंटेंस कैसा लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा कि नहीं, ही इज अ पावरफुल, इनकम्प्लीट लगा कि नहीं। अगर ऐसा बोला ही इज अ पावरफुल लीडर, ये लीडर मेरा क्या हो गया, नाउन, ये नाउन के बारे में ज्यादा बोलने वाला क्या है, एडजेक्टिव। लीडर कैसा है, पावरफुल है कि नहीं, लीडर क्या है, नाउन, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा किसने बोला, एडजेक्टिव ने बोला, एडजेक्टिव क्या है, पावरफुल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये क्या है, पावरफुल, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मुझे पता है इस ब्लैंक में कौन आने वाला है, नाउन आने वाला है, एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट क्या है, नाउन है। बढ़िया, चलो समझ में आया, दो चीजें सीखी हमने, कॉमा से जुड़ी हुई चीजें थी, एंड के बाद में फिर वही चीज आने वाली है, कॉमा से नाउन था, दूसरा भी नाउन था, तो एंड के बाद में भी नाउन ही आता, ये चीज हमें पहले समझ गए, इस वजह से हम आगे वाले में से एलिमिनेट कर पाए, भले मुझे उनका मीनिंग पता है नहीं पता है। डन। इस तरीके से आप ग्रामर की अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। ट्राई यूजिंग दिस कंसेप्ट इन डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। जब आप ऐसे ही 50 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चीज आपको कभी भूली नहीं जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तुरंत स्ट्राइक होगा। अगर ये एक क्वेश्चन कर लिया आपने और उसके बाद इस कंसेप्ट को कभी कोई और सेंटेंस में आपने अप्लाई नहीं करा तो आपको स्ट्राइक नहीं होगा एग्जाम में,
स्ट्राइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसी कंसेप्ट पे हो, ठीक है। तो डू नॉट वरी, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आने वाले समय में, जिसमें है ही कंसेप्ट वापस यूज हो रहा हो, ताकि आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। चलो, ऑन दिस नोट वी वुड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। नहीं, बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन हमने गलत लिख दिया है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इसका आंसर बेशक सी नहीं है, इसका आंसर क्या है, ए। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान है, राइट। आई एम ऑल्सो अलाउड टू मेक फ्यू मिस्टेक एंड दिस इज वन ऑफ देम। ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट वाला करना आप लोग एक बारी क्वेश्चन, टाइमर लगा देते हैं, क्वेश्चन देखो। बढ़िया। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के पहले बस ये देख लेते हैं। भाई पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा ना, दिख रहा है पेन को, नहीं दिख रहा है। आ जाओ, क्या हो गया, हाँ, रेड। वेदर वन बिलीव्स इट और नॉट, देर आर स्टिल सम पीपल डैश अस। कोई बिलीव करे ना बिलीव करे, देर आर स्टिल सम पीपल डैश, देर आर स्टिल सम पीपल अबाउट अस नहीं, स्टिल सम पीपल सराउंडिंग अस हो सकता है, स्टिल सम पीपल अबव अस हमारे ऊपर है हो सकता है, देर आर स्टिल सम पीपल ओवर अस थोड़ा बहुत लग रहा है, आ सकता है नहीं आ सकता है, रख लो इसको भी। देर आर स्टिल सम पीपल अराउंड अस, ये भी हो सकता है। चलो, who could have become powerful dash in strength and in financial means। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। पहले तो सेंटेंस का अभी टोन समझ लेते हैं, टोन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। शुरुआत में क्या बोल रहा है, तुम बिलीव करो ना बिलीव करो, देर आर स्टिल सम पीपल, हमारे देर आर कुछ ऐसे लोग अभी भी है, हु कुड हैव बिकम पावरफुल डैश इन स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल मीन्स, जो पावरफुल हो सकते थे स्ट्रेंथ में भी फाइनेंशियल मीन्स में भी। तुम सोचो सेंटेंस का टोन क्या बन रहा है। शुरुआत में बोला तुम बिलीव करो ना बिलीव करो, भाई यहाँ पर फिर भी कुछ ऐसे इंसान हो सकते थे जो पावरफुल हो सकते थे स्ट्रेंथ में भी फाइनेंशियल मीन्स में भी। मुझे समझ में आ रहा है टोन कैसा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। तुम बिलीव करो ना बिलीव करो, कुछ ऐसे लोग हैं जो पावरफुल हो सकते थे, किसमें, स्ट्रेंथ में भी फाइनेंशियल मीन में भी। मुझे समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव सेंस चल रहा है, तो पीछे वाले ब्लैंक में नीदर तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, हु कुड हैव बिकम पावरफुल नीदर इन स्ट्रेंथ एंड इन फाइनेंशियल मीन, क्यों नहीं बोलेंगे। मुझे सेंस समझ में आ रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव टोन में चल रहा है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है, ये गया। नेक्स्ट वाला देखो, बिकम पावरफुल हियर इन स्ट्रेंथ एंड इन फाइनेंशियल मीन्स, हियर की जरूरत नहीं है। हियर इधर की क्या जरूरत है यहाँ पर सेंटेंस में, देयर इन स्ट्रेंथ, इधर उधर ऐसा कुछ पॉइंट आउट करने का है क्या, हियर देयर इधर उधर ऐसा कुछ पॉइंट आउट करने वाला सेंस तो नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको भी निकाल दूंगी, ठीक है। चलो अब बचा ये, हु कुड हैव बिकम पावरफुल बोथ इन स्ट्रेंथ एंड इन फाइनेंशियल मीन्स। ये मेरा सेंटेंस को कैसा रख रहा है, पॉजिटिव तो रख ही रहा है। ऊपर से अगर मैंने यहाँ पर बोथ रख दिया तो मुझे पता है जब शुरुआत में इधर किधर बोथ आता है तो बीच में एंड आता भी है। जैसे ये देख लो एग्जाम्पल, बोथ रमेश एंड सुरेश आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो चेक करो, अगर एक नाउन के आगे बोथ आया, ये जो नाउन था उसके आगे बोथ आया, तो ये दो नाउन के बीच में एंड आया कि नहीं आया, बोथ रमेश एंड सुरेश। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोथ लिखती हूँ, बोथ इन स्ट्रेंथ एंड इन फाइनेंशियल मीन्स, आ गया ना, ये पेयर आ गई ना, तो भाई मेरा ये जो एग्जाम्पल है ई वाला वो बिल्कुल कैसा है, सही है, बिल्कुल कैसा है, सही है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, क्या यहाँ पर ऑप्शन दिया है,
ई आंसर में दिया हुआ है जो सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वापस कर लेते हैं, टाइमर लगा देते हैं, सो दैट यू नो इफ यू आर कंप्लीटिंग और थिंकिंग इन द टाइम फ्रेम इन गेटिंग द आंसर और नॉट। चलो हो गया, सांस फूलने लगती है भाई पढ़ा पढ़ा के, बाप रे। चलो ये पेन दिखेगा, इधर दिख रहा है, बढ़िया। चलो सेंटेंस क्या कह रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यू डू नॉट हैव टू थिंक वेरी मच या सो मच अबाउट इट। द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ भूटान हैज डैश वर्ल्ड वाइड अटेंशन। हैज देख के हैज या फिर हैव या हैड देख के दिमाग आपका एकदम हो जाना चाहिए हाइपर एक्टिव। कैसा हो जाना चाहिए, एकदम हाइपर एक्टिव। जब भी मैंने हैज देखा, हैव देखा, हैड देखा, एकदम से क्लिक होना चाहिए ऑप्शन, सिर्फ नजर घूमनी चाहिए पास्ट फॉर्म पे। तो इधर नजर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, ये ऑटोमेटिकली मैं एलिमिनेट कर दूंगी। क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना मेरा टाइम सेव। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में टाइम बचा सकते हो, बिकॉज बिकॉज आपको टाइम चाहिए किसके लिए, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टाइम चाहिए रहेगा। तो भाई तुम बाकी जगह पर टाइम बचाओगे तो तुम उधर ज्यादा दे पाओगे, है कि नहीं। तो टाइम कैसे बचता है क्वेश्चंस में, इस तरीके से बचता है, दिमाग में क्लिक कर लो भाई कि भाई हैज दिखा, हैव दिखा, हैड दिखा, साथ में पास्ट फॉर्म वाले ही ऑप्शंस में पढ़ूंगा, बाकी के ऑप्शंस तो मैं देखूंगा भी नहीं। प्रपोजल पास्ट में नहीं होता, नीदर तो कंजंक्शन है भाई, मैं पास्ट फॉर्म वर्ब्स के पास्ट फॉर्म ही चेक करूंगा। चलो अब आ जाओ, क्या बोल रहा है, भूटान हैज परसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। परसीव्ड का मतलब क्या होता है भाई, परसीव करना किसी भी चीज को ऑप्टिमिस्टिक या फिर पॉजिटिव वे में लेना। हैज पॉजिटिव वर्ल्ड वाइड अटेंशन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो परसीव भी कंटेक्चुअली गलत हो गया। फिर हैज एस्टोनिश्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। एस्टोनिश्ड का मतलब एकदम शॉक हो जाना, अच्छी तरीके से शॉक होना। कभी तुम अचानक से कोई ऐसी चीज कर लोगे तो मम्मी पापा शॉक होते ना, भाई तूने ये कर लिया, क्या बात है। इस तरीके से जो शॉक का होना या फिर अच्छे तरीके से शॉक होना, शॉकिंग इन अ गुड वे, वो एस्टोनिश कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई हैज एस्टोनिश्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, अटेंशन की बात हो रही है, तो वो एस्टोनिश तो नहीं होगा। और नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। हो सकता है हम अटेंशन क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही तो करते हैं। हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, वर्ल्ड वाइड अटेंशन तो चलेगा, राइट। When I was in college, I attracted everyone's attention because of my English. When I was in college, I attracted everyone's attention because of my height. इस तरीके से आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोल सकते हो। तो ये जो है हैज है, उसके साथ में ईडी पास्ट फॉर्म में भी है, और ऊपर से अगर अट्रैक्टेड आया, मतलब अगर अटेंशन आया तो अटेंशन के साथ में अट्रैक्टेड ये लिखा भी जाता है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही हो गया, चेक करो, आंसर भी ऑप्शन ई है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसके लिए टाइमर लगा देते हैं आपके लिए, ये लो। बढ़िया। चलो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इट इज डैश दैट 400 इंडियन पैसेंजर्स विल वांट टू फ्लाई इन और आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इट इज दो, भाई दो का मतलब तो कंजंक्शन होता है ना, तो कंजंक्शन तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर अभी इस सेंटेंस को पूरा तो होने दो, उसके बाद में कोई कंजंक्शन लगेगा, तो ये इधर इसकी ज़रूरत नहीं है, दो की जाने दो। इट इज़ अज्यूम दैट 400 इंडियन पैसेंजर्स विल वांट टू फ्लाई इन और आउट ऑफ द कंट्री, चलेगा। लेकिन एक चीज़ और चेक कर लो, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब किस में आएगी, पास्ट फॉर्म में आएगी। ये चीज़ हमने देखी है, राइट। इट इज़
अज्यूम बोलोगे, इट इज अज्यूम, या फिर इट इज अज्यूम्ड बोलोगे? इट इज अज्यूम्ड दैट लेक्चर, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा रहेगा, आई एम सो सॉरी, इधर लिख देते हैं इट इज अज्यूम दैट द लेक्चर will start at 5 p.m. इट इज अज्यूम बोलोगे या इट इज अज्यूम्ड बोलोगे? अज्यूम्ड बोलोगे, राइट, इट इज अज्यूम्ड दैट द लेक्चर विल स्टार्ट एट 5 p.m. भाई जब भी इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, अरे यार सॉरी, इधर लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज आर एम, वॉज वर, हैज हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। उसके साथ में जो मेन वर्ब होती है वो पास्ट फॉर्म में होती है, तो अज्यूम नहीं चलेगा। अज्यूम्ड होता तो चलता, तो ये भी गलत हो गया, है ना। चलो उसके बाद में इट इज एस्टिमेटेड चलेगा, एस्टिमेटेड। इट इज टिपिकल दैट 400 इंडियन पैसेंजर्स, ये भी आने के चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज न्यू चलेगा, इट इज न्यू, भाई नई बात है, लेकिन 400 इंडियन पैसेंजर्स को उड़ना होगा कंट्री में अंदर और बाहर 2050 तक में, ठीक है। अब मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, लंबा सेंटेंस है, टोन पहले देख लो, टोन क्या कहना चाहता है सेंटेंस का। इट इज डैश द इंडियन पैसेंजर्स विल वांट टू फ्लाई इन और आउट ऑफ द कंट्री बाय 2050 एंड unless the airport facility is improved it will be dash to handle this traffic। भाई ये क्या कह रहा है, 400 इंडियन पैसेंजर्स को 2050 तक रोज उड़ना रहेगा कंट्री के बाहर और कंट्री में वापस आना भी रहेगा। एंड अनलेस, जब तक एयरपोर्ट फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं करती है, इट विल बी डैश टू हैंडल दिस ट्रैफिक। क्या होगा भाई, पीछे वो कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रही है हमें, कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर एयरपोर्ट फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं की जाएगी तो ये जो ट्रैफिक है उसको मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। ये कहना चाह रहा है कि नहीं, मेरे को पीछे वाला सेंटेंस पढ़ के देखो भाई। अनलेस द एयरपोर्ट फैसिलिटी इज इम्प्रूव, जब तक तुम एयरपोर्ट फैसिलिटी को इम्प्रूव नहीं करते, इट विल बी डैश टू दिस हैंडल दिस ट्रैफिक, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको ये ट्रैफिक को मैनेज करने में। दिस इज व्हाट द टोन इज, है कि नहीं। तो चेक करो भाई, इसको 1 मिनट के लिए हटा देते सारी चीजों को। ये ऑप्शन हमने कर दिया था एलिमिनेट, ये भी कर दिया था एलिमिनेट, ये रखा था, ये रखा था और ये भी रखा था। चलो ठीक है, मुझे पता है कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफिकल्ट या नेगेटिव या ऐसी कोई वर्ड आने वाली है। चलो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इमेजिनेशन, जो हमारे दिमाग में चलती है, ये ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर आ गया परफेक्ट, ये तो परफेक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्ड, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस ट्रैफिक। चलो बढ़िया, ये आ गया, मतलब चेक कर लो आगे शुरुआत से दोनों ऑप्शन सही से बैठ रहे हैं या नहीं। It is estimated that 400 Indian passengers will want to fly in or out of the country by 2050 and unless the airport facility is improved it will be difficult to handle this traffic। बढ़िया भाई, अगर मतलब एस्टिमेटेड है 400 पैसेंजर्स रोज आएंगे जाएंगे 2050 तक में, और एयरपोर्ट फैसिलिटी को इम्प्रूव नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ट्रैफिक को हैंडल करना। बैठा कि नहीं, परफेक्टली बैठा, आंसर सी ही है। चलो बढ़िया, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 सेकेंड्स में कितने लोग इसको करते हैं सॉल्व। कितने लोगों का 20 सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही खत्म हो गया, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ऊपर से हम देख रहे इतने सारे ऑप्शंस है तो नहीं होगा, लेकिन जब हम करवाएंगे तो 20 सेकेंड्स में ही करवाएंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइस अ लिटिल मोर टाइम सो दैट आप इसमें इसका सोल्यूशन लेकर आ सको। तो 20 मोर सेकेंड्स गाइस, ट्राई करना आप सॉल्व करने के लिए।
हम देख पा रहे हैं कि nobody has answered yet the solution. I did understand completely भाई इतना लंबा क्वेश्चन है, ऊपर से इतने सारे ऑप्शंस है, तो I am not gonna solve only. Let ma'am do this question for me. This is the रवैया everybody is having right now in their head, है कि नहीं? ऊपर से लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अब तक तो हमारा दिमाग थक चुका है, हमें हमें और प्रैक्टिस करना ही नहीं है। लेकिन हम आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताएंगे। देखो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। अगर प्रीलिम में आ गया मतलब तो समझिएगा कि ये बहुत ही इजी है, मतलब जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है ना उतना ही इजी वो लोग क्वेश्चन को बना के रखते हैं अंदर। लेकिन हम इतना क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अब पहली चीज़ तो हमें क्या करनी है, ये हम देखें और उस हिसाब से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फिलर को अटेम्प्ट कैसे करना है। किधर गया पेन? चालू है कि नहीं चालू है? चालू है। देखो पहले तो ये समझो, यहाँ से यहाँ मुझे इतना लंबा सेंटेंस दे रखा है, फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है ब्लैंक 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 3, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ब्लैंक 1 में से ऑप्शन अगर सिलेक्ट करने हैं तो ये नहीं होगा जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, इनमें से कोई ब्लैंक 1 में आने वाला है, ठीक है। और ब्लैंक यहाँ पर चेक करो, ब्लैंक 1 का ऑप्शन अगर मुझे मिल गया तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा, बाकी के मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ना ये सारे के सारे डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये पार्ट देखना है। अगर ब्लैंक 1 का आंसर मुझे मिल गया ऑटोमेटिकली बाकी के आंसर्स मुझे मिल जाने वाले हैं, है कि नहीं? तो भाई क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट है उतना ही ईजी भी हो गया है। नॉर्मली अगर 2-3 ऑप्शंस हमारे बनते थे तो हमें सेकंड वाले एलिमिनेट करने के लिए सेकंड में कौन सा सही बैठ रहा है वो चेक करना पड़ता था। यहाँ पर शायद वो भी ना करना पड़े, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड यहाँ पर नन भी है तो एक बार देख लेने का, इतना एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाने का। लेकिन हम बस कह रहे हैं अगर 5 के 5 इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे, तो हमें चेक करने की शायद जरूरत नहीं पड़ती बाकी दो ब्लैंक में क्या फिट हो रहा है, फर्स्ट वाला देख के हम कर सकते थे, राइट। चलो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है तो फिलर ही लेकिन उसको जिस तरीके से लिखा गया है वो डिफरेंट है। मेंस में करा भी ऐसा ही जाता है, इजी क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को किस तरीके से बस डिफिकल्ट दिखा सकते हैं वही उसी पे मेहनत की जाती है, ठीक है। तो भाई ये फिलर्स ही है, लेकिन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि भाई हम थोड़ा सा डर जाए, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका सोल्यूशन निकालते हैं आपको भी समझेगा इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है। बहुत सिंपल सा अप्रोच लगाने का है। आ जाओ। सेलिब्रेट अर्थ डे दिस ईयर बाय एस्टैब्लिशिंग सम न्यू वाटर कंजर्वेशन हैबिट्स, ठीक है, एंड मेकिंग सम स्मॉल चेंजेस टू योर होम विथ रिस्पेक्ट टू प्लम्बिंग। अभी अर्थ डे सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, कुछ नए वाटर कंजर्वेशन हैबिट्स आप लगा लो रोज रोज के लाइफ में, और कुछ स्मॉल चेंजेस भी कर लो आपके घर में प्लम्बिंग के हिसाब से। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करने वाले हैं या कर सकते हैं, ऐसा ऑथर ने बताया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वाटर इज अ डैश रिसोर्स। वाटर इज अ डैश रिसोर्स अगर मेरे को बोलने का है तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये रिसोर्स आ गया, मतलब ये नाउन है, कहीं ना कहीं आगे वाला जो होने वाला है वो मेरा एडजेक्टिव होने वाला है, एडजेक्टिव होने वाला है, राइट। बढ़िया। ऊपर से ये भी चेक कर लो, वाटर इज अ बोला है, मुझे पता है जब भी ए आता है या फिर एन आता है तो ए के बाद हमेशा कंसोनेंट वाला जो वर्ड होता है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है वैसे वाला कोई वर्ड आएगा। एन के बाद में अगर वोवल के साउंड से शुरू होने वाला वर्ड आएगा, ठीक है। हम एग्जैक्टली कंसोनेंट या वोवल नहीं ढूंढेंगे, उसका जो साउंड होता है ना, कंसोनेंट का साउंड से शुरू होने वाला और वोवल के साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स देखते हैं। डन। अब ए बोला है ना, ए बोला मतलब चेक करो ये वर्थलेस, वर्थ कंसोनेंट का साउंड आया, ये आने के चांसेस है। वैल्यू, वैल्यूएबल कंसोनेंट का साउंड है तो ये भी चलेगा। फ्यूटाइल तो ये भी चलेगा। इंडल्ज, इंडल्ज, ई मतलब वोवल का साउंड आया ये गया। एक्सपेंसिव ए वाला साउंड आया तो ये भी गया।
अब इन तीन में से चूज करने का है। अब कंटेक्चुअली इनमें से कौन आएगा ये देख लेते हैं। वाटर इज अ डैश रिसोर्स, अर्थ डे सेलिब्रेट करने का है, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, अच्छी रिसोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इस तरीके से कुछ भी बोलूँगी, पॉजिटिव बोलूँगी बाई गॉड, है कि नहीं। एटलीस्ट अर्थ डे पे तो पॉजिटिव ही बोलने वाले हैं उसके बारे में, है कि नहीं, है ना। चलो, तो यहाँ पर वर्थलेस आएगा क्या, वाटर इज अ वर्थलेस रिसोर्स, नहीं। टोन पकड़ो, टोन क्या कह रहा है, इट हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव, वर्थलेस नहीं आएगा। वैल्यूएबल, हाँ महत्वपूर्ण है या बहुत कीमत वाली रिसोर्स है, ये आने के चांसेस है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब इज सिमिलर टू वर्थलेस, जो काम नहीं आ सकता है, ऐसी चीजों को मैं फ्यूटाइल कहूंगी, ये भी तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि टोन पॉजिटिव है, तो मुझे दिखाई दे रहा है वैल्यूएबल। इनमें से मैंने सिर्फ वैल्यूएबल सिलेक्ट किया, कोई भी ऑप्शन जो बी से शुरू हो रहा है, कौन है ये मेरा आंसर होना चाहिए। क्या कहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर पाते कि नहीं। लेकिन हम किस में रह गए, हम क्वेश्चन की लेंथ को देख रहे में रह गए, सॉल्व भी नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, इतना डर गए क्वेश्चन की लेंथ को देखकर, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हम ऐसे घूम रहे थे, हम ऐसे शॉक हो रखे थे कि हम क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं किए, हम सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं किए। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, राइट। चलो बहुत सिंपल था, मुझे आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन सी और डी इन दोनों को एक बार देख लूंगी। क्या कह रहा है, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डैश इट एंड डिलीवर इट टू योर हाउसेस। ठीक है, वाटर बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है और बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है, किसके लिए लगी है, कंटामिनेट करने के लिए। वाटर को कंटामिनेट करके कोई तुम्हारे घर पे बेचता है, नहीं बेचता है। वाटर को कोई भी सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव करना, इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं आएगा। वाटर को सैनिटाइज करके, सैनिटाइज का मतलब आजकल हम हर कोई हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, राइट। सैनिटाइज क्यों किया जाता है, जो जर्म्स है उसको मारने के लिए सैनिटाइज किया जाता है। तो वाटर को सैनिटाइज करके आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है, वाटर को फिल्टर करके, वाटर में जो जर्म्स है उसको मार के, उसमें बहुत एनर्जी लगती है। किस चीज में, सैनिटाइज करने में एनर्जी लगती है, लेकिन वो एनर्जी लगाकर आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, तो ये चीज चलेगी। और यहाँ पर भी चेक करो, सी दिया हुआ है। उसके बाद वाटर को कंसीक्रेट करना मतलब कुछ भी चुराना, ये तो नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड है। प्लंडर का मतलब भी कुछ चुराना, तो ये भी नहीं आने वाला, इसको भी जान दो। बढ़िया। हेंस द प्लैनेट्स हेल्थ इन कनेक्शन विथ वाटर कैन बी डैश बाय मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग डाउन द ड्रेन। ठीक है, कैन भी हमें पता है कि यहाँ पर भी, अब अर्थ डे है तो कुछ पॉजिटिव बात करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। एग्जैस्परेटेड, ठीक है, एग्जैस्परेटेड का मतलब गुस्सा, पानी के साथ क्या गुस्सा, ये जान दो। एंड कैन बी डीके, डीके का मतलब खराब हो जाना, ये भी नहीं आएगा, इसको भी जाने दो। विल्टेड का मतलब सेम एज डीके, मुरझा जाना, किसी चीज का खराब हो जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी जान दो। कैन बी इम्प्रूव्ड, यस, कैन बी इम्प्रूव बाय मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग डाउन द ड्रेन, तो ये चलेगा। डीमर्ड भी नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड होता है डीमर्ड भी, डी के करने जिस तरीके, नहीं, डीमर्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन रेज करना। ऑब्जेक्शन रेज करना ऑब्वियसली नेगेटिव बात है, तो यहाँ पर कैसा होगा, इम्प्रूव होगा, राइट। पॉजिटिव वर्ड आने वाला है, इम्प्रूव करने की बात होगी, और यहाँ पर ऑप्शन डी भी दे रखा है, तो ये जो है ऑब्वियसली सही है, राइट। चलो, तो ये चीज ध्यान में रखना है क्या, कि भाई क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्या करना है, क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है किस सिंपल अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, डन। तो जुड़े रहिए ताकि हम इस तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और सॉल्व कर पाए कुछ फिलर्स के ऊपर। तो कल मिलते हैं सेम टाइम 5 o'clock in the evening in order to solve more and more questions on fillers. And do not forget guys, if you have learned something, anything or any trick or any concept over here, remember to share this among your friends. Okay, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो टाइप करो FV10, F
FP10 फाल्गुनी वगाशिया 10Q, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू गाइस।